पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आपको बताया गया था। पृथ्वी के अंदर भी चुंबकत्व का गुण है, इसके प्रमाण भी आपको दिए गए। ठीक है, मुख्य प्रमाणों में किसी भी लोहे के टुकड़े को यदि हम अधिक दिनों तक जमीन के भीतर गाड़ दें तो उसका चुंबक बन जाना, या किसी चुंबकीय सुई का केवल उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वह था उदासीन बिंदुओं का मिलना। उदासीन बिंदुओं का मिलना ये प्रमाणित करता है कि पृथ्वी के भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। ठीक है, इसलिए इसकी अपनी एक दिशा होती है इसकी। इस दिशा को ज्ञात करने के लिए ही जिस छोटे से यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? चुंबकीय सुई। मैग्नेटिक नीडल या चुंबकीय सुई ही वह छोटा सा यंत्र है जिसके माध्यम से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, यदि किसी ऐसी चुंबकीय सुई को लेकर के हम पूरी पृथ्वी पर क्या करें? टहलें। एक चुंबकीय सुई लीजिए जो अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो पूरी पृथ्वी पर ऊपर नीचे पूरे गोले की पृथ्वी पर आप कहीं भी लेकर जाएंगे उस चुंबकीय सुई को, ठीक है, तो वह सुई दो स्थानों पर ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर, और दो स्थानों पर क्षैतिज हो जाएगी। केवल पृथ्वी पर दो स्थान ऐसे रहेंगे जहां पर वह ऊर्ध्वाधर होगी, और केवल दो स्थान ऐसे रहेंगे जहां पर वो क्षैतिज होगी। ठीक है, मतलब ऐसे दो ही स्थान है जहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के समांतर है, और केवल दो ही स्थान ऐसे हैं जहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के लंबवत है। अन्य स्थानों पर क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक है वह या तो क्षैतिज से ऊपर की तरफ उठा हुआ है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र या तो क्षैतिज से 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश के कोण पर ऊपर की तरफ है, या तो नीचे की तरफ है, क्षैतिज नहीं है। पृथ्वी के तल के समांतर वह दो ही स्थानों पर है। अब इसकी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, और दो स्थानों पर पृथ्वी के तल के लंबवत है। कहां पर लंबवत है ये बताता हूं आपको। चुंबकीय ध्रुव की बात हमने किया था कि हमारी जो पृथ्वी होती है उसमें एक तो भौगोलिक ध्रुव होता है। भौगोलिक ध्रुव जो आप भूगोल पढ़ते थे, है ना, पढ़ते हैं भी, कि एक ऊपर का ध्रुव है, इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और एक नीचे का ध्रुव है, इसको साउथ पोल कहते हैं। दो ध्रुव पृथ्वी में है, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। इसको हम सामान्यतः भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इन्हीं ध्रुवों से कुछ हट करके, कितना हट करके, लगभग ये मापा गया है कि 11.5 अंश, 11.5 अंश हट करके यहां एक ध्रुव की कल्पना की गई है। इसको हम कहते हैं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। ये चुंबकीय ध्रुव है, यह चुंबकीय ध्रुव है, इसको चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और यहां पर एक ध्रुव है जिसको हम चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इन्हीं दोनों स्थानों पर चुंबकीय सुई हमारी ऊर्ध्वाधर हो जाती है। ऊपर अगर हम इस बिंदु पर ले जाएंगे तो चुंबकीय सुई जो कि अपने अक्ष पर घूमने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है, वह सीधे अपने अक्ष के लंबवत हो जाती है। अक्ष पर लंबवत हो जाती है, अर्थात पृथ्वी के तल के ऊर्ध्वाधर हो जाती है, और यहां भी ऊर्ध्वाधर होगी। यहां पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां पर ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ जाएगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि पृथ्वी तल पर स्थित ऐसे दो बिंदु
जहां पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाती है, ऐसे बिंदुओं को हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहते हैं, चुंबकीय अक्ष। और ये भौगोलिक उत्तरी और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है ये पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष कहलाता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये भौगोलिक अक्ष है और इसको हम बोलते हैं ये चुंबकीय अक्ष है। ये भौगोलिक अक्ष है और ये चुंबकीय अक्ष है, ठीक है ना। अब भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बाद आप भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, ये आपको जानना है। ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक याम्योत्तर क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर क्या है। भौगोलिक अक्ष आप देख रहे हैं, एक ऐसे तल की कल्पना कीजिए, एक ऐसे तल की, प्लेन की कल्पना कीजिए, इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि पृथ्वी के आर पार वो तल जाए, वो प्लेन जाए, कहां से होकर जाए, जो पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष है, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला तल जो पृथ्वी को काटता हुआ जाए, ठीक है ना, ये कल्पित है। तो ऐसे तल को हम कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर का मतलब हुआ पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला एक तल, उस तल को हम कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। तो यहां जो आपको चुंबकीय अक्ष दिख रहा है, एक पृथ्वी के अंदर बाहर एक प्लेन की कल्पना कर लीजिए, उसी तल को हम कहेंगे चुंबकीय याम्योत्तर। क्या बोलेंगे, चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। और पृथ्वी का जो भौगोलिक अक्ष है, अर्थात भौगोलिक उत्तरी और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, इससे होकर जाने वाला जो तल है उसको हम कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। इसको भौगोलिक याम्योत्तर कहा जाता है। अब जो पहली परिभाषा है इसको हम कहते हैं दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण, पहली परिभाषा कौन सी है, दिक्पात का कोण। पहला है दिक्पात का कोण। तो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, ध्यान दीजिए, एक तल ये हो गया, एक तल है ये पूरा एक तल है, इसी को काटता हुआ एक तल और जा रहा है, दोनों कहां क्रॉस कर रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र पर क्रॉस कर रहे हैं। तो भौगोलिक याम्योत्तर और इसके भीतर से जाएगा चुंबकीय याम्योत्तर, ऐसे क्रॉसिंग है, दोनों के बीच का जो कोण होता है उसी को दिक्पात का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं, या इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहा जाता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या दिक्पात का कोण कहा जाता है इसको। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण दिक्पात कोण कहते हैं। इसको अल्फा से दिखाते हैं, ये क्या दिखाते हैं, इसको अल्फा से। ध्यान देना है, अल्फा संकेत रहेगा तो दिक्पात का कोण रहेगा, थीटा रहेगा तो नति कोण रहेगा या नमन कोण को उसको दिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, सामान्य सी भाषा में, ये तो थोड़ी क्लिष्ट भाषा हो गई, भौगोलिक याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को हम कहेंगे दिक्पात, ठीक है। जो भौगोलिक याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर के बीच कोण बनेगा वही तो भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच भी बनेगा, वो तो एक ही बात हो गई। याम्योत्तर में थोड़ा सा क्लिष्ट वर्ड हो गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष, क्योंकि यह प्लेन हो जाएगा तो आप कोण कहीं से निकाल सकते हैं, अक्ष हो जाएगा तो एक सिंगल लाइन हो गई फिर वो, इसलिए याम्योत्तर कहना ज्यादा थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन कोण वही बनेगा जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कोण बनेगा वही उनके तलों के बीच ही बनेगा, दोनों एक ही बनेगा। अर्थात क्या कहेंगे आप, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष
के बीच के कोण को दिक्पात का कोण कहा जाता है। ऐसे भी आप कर दीजिए। और चाहे भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात का कोण कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये बताने के पहले आपको भौगोलिक याम्योत्तर क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर क्या है, परिभाषित करना पड़ेगा। जब भी दिक्पात के कोण को आप बताएंगे तो पहले भौगोलिक याम्योत्तर क्या है ये बताना पड़ेगा, फिर चुंबकीय याम्योत्तर क्या है ये बताना पड़ेगा, तब आप लास्ट में लिखेंगे कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दिक्पात का कोण। दूसरे पे आ जाइए, नति कोण या नमन कोण। नति कोण या नमन कोण। नति कोण या नमन कोण क्या है? देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर में किसी चुंबकीय सुई को जब हम ले जाते हैं तो चुंबकीय सुई क्षैतिज से कुछ झुक जाती है। अभी हमने आपको बताया कि चुंबकीय सुई को लेकर के आप पूरी पृथ्वी पर टहले अगर, तो केवल 2 स्थान आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर हो जाती है। ऐसे बिंदुओं को हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अभी निरक्ष बताना आपको है, निरक्ष बताना अभी आप, ठीक है, बताता हूं। नति कोण पहले आ जाइए। नति कोण क्या है कि चुंबकीय सुई को आप लेकर चल रहे हैं तो 2 स्थान ऐसे हैं जहां चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो गई और 2 स्थान ऐसे हैं, एक स्थान पर ऊर्ध्वाधर ऊपर, एक पे नीचे, 2 स्थान ऐसे जहां चुंबकीय सुई क्षैतिज हो गई, ऐसे या ऐसे। और बाकी स्थानों पर चुंबकीय सुई क्षैतिज से कुछ ऊपर रहेगी, कुछ ऊपर रहेगी या कुछ नीचे रहेगी। इसका मतलब चुंबकीय सुई का हमेशा क्षैतिज से कुछ झुकाव रहेगा। पृथ्वी तल के सभी बिंदुओं पर चुंबकीय सुई का क्षैतिज से कुछ झुकाव रहेगा और चुंबकीय सुई की जो दिशा होगी वो किसको व्यक्त करेगी? वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। चुंबकीय सुई को आप लेकर चल रहे हैं तो चुंबक तो आसपास कोई है नहीं, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ही तो है वो। कहीं पर झुक रही है तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में झुक रही है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ही वो क्षैतिज से कम अंश कोण पर झुकेगी या ज्यादा कोण पर झुकेगी। अगर वो क्षैतिज से 10 अंश कोण पर ऊपर की तरफ है, इसका मतलब उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी की बात कर रहा हूं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह क्षैतिज से 10 अंश ऊपर है। या नीचे की तरफ है तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्षैतिज से 10 अंश नीचे की तरफ है। तो चुंबकीय सुई, ठीक है, पृथ्वी के तल पर क्षैतिज से जितने अंश कोण झुकी रहती है, सामान्य सी सिंपल बात समझिए, क्षैतिज से चुंबकीय सुई जितने अंश कोण झुकी रहती है उस झुकाव को ही नति कोण या नमन कोण कहा जाता है। परिभाषा भी आप इसकी लिख सकते हैं, नति कोण या नमन कोण की। नमन कोण या नति कोण वह कोण है नमन कोण या नति कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, के बीच बनता है। सिंपल सी बात, उसकी परिभाषा बस। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसी कोण कहते हैं नति कोण या नमन कोण। ठीक है, दिल्ली में इसका स्थान, दिल्ली राजधानी भारत की है, वहां पर नति कोण या नमन कोण का मान 42 अंश है, 42 डिग्री। 42 डिग्री जो है वह नति कोण या नमन कोण का मान है दिल्ली में। ऐसे हर स्थान पे अलग अलग होता है। मतलब अगर संपूर्ण चुंबकीय प्रभाव को हटा दिया जाए तो उस स्थान पर हम जाएंगे तो वह क्षैतिज से 42 अंश कोण पर
सुई हमारी झुकी रहेगी, ये उसका आसन होगा। ठीक है ना, दो परिभाषाएं हो गई, दिक्पात का कोण, नति कोण, ये पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, अच्छा पहले आपको बता दें चुंबकीय निरक्ष क्या है, इसके बाद फिर हम जो है आते हैं चुंबकीय निरक्ष क्या है, फिर आते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक पे आते हैं। देखिए आपको हमने बताया कि पृथ्वी तल पर दो स्थान ऐसे हैं जहां पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर होती है, उनको तो हमने बता दिया चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। दो स्थान ऐसे भी है पृथ्वी पर जहां पर चुंबकीय सुई क्षैतिज हो जाती है, वह दोनों स्थान यहां होंगे कि कहां पर होंगे, वही विषुवत रेखा के 11.5 अंश ऊपर और 11.5 अंश नीचे। जैसे ये तिरछा हुआ है वैसे विषुवत रेखा के 11.5 अंश ऊपर 11.5 अंश नीचे हम ले जाएंगे, तो यही दोनों स्थान होंगे। ये दोनों स्थान ऐसे होंगे जहां पर चुंबकीय सुई क्षैतिज हो जाएगी। इन दोनों स्थानों को लेते हुए मिलाते हुए, ठीक है, अगर एक वृत्त की कल्पना की जाए, एक ऐसा प्लेन हम ले लें, एक ऐसा तल ले लें जो पृथ्वी की सतह को एक वृत्त के रूप में काटे। बात समझ रहे हैं ना, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, दो स्थान हमारे ऐसे हो गए जहां पर चुंबकीय सुई क्षैतिज हो जाती है। इन दोनों स्थानों को लेते हुए एक ऐसा तल हम ले लें जो पृथ्वी के गोले को एक वृत्त के रूप में काटे। तो यह जो वृत्त बनेगा हमारा, एक वृत्त बन गया हमारा, ये पृथ्वी हमने दो भाग में कर दिया, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, तो ये भाग वृत्ताकार हो गया हमारा। इसी वृत्ताकार भाग पर एक भाग इधर एक भाग इधर वो बिंदु शामिल है जिस पर चुंबकीय सुई क्षैतिज होती है। तो यही जो वृत्त हमारा बनता है उसी वृत्त को हम कहते हैं चुंबकीय निरक्ष। ठीक है, इसकी परिभाषा भी आप नोट कर सकते हैं। जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी तल की सतह के समांतर अर्थात क्षैतिज रहती है, उन स्थानों से गुजरने वाला तथा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, उन स्थानों से गुजरने वाला तथा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल पृथ्वी के गोले की सतह को एक वृत्त के रूप में काटता है, जिसे चुंबकीय निरक्ष कहा जाता है। ठीक है ना। अब आते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऐसे थोड़ा सा समझने के लिए बना लीजिए आप। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने क्या बनाया है, दो सतह बनाया है, दो प्लेन। यहां ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, भौगोलिक यान्योत्तर है।
ये हमारा है भौगोलिक याम्योत्तर, और ये वाला क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर ये आगे भी क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे आर पार क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन हमने जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसके इधर का पोर्शन लिया, उधर का नहीं लिया है, ठीक है ना। दो सतह हो गई, एक सतह ये वाली है, इसको आप देख रहे होंगे, एक सतह इधर वाली है, एक इसके अंदर वाली है, जिसका ये वाला भाग दिख रहा है। अब आप जान रहे होंगे ये कौन सा कोण है, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। अरे इधर का पोर्शन हो गया चुंबकीय याम्योत्तर, इधर वाला ये ऐसे है, ऐसे बना हुआ है ऐसे, ठीक है ना। तो एक चुंबकीय याम्योत्तर हो गया, ये वाली प्लेन चुंबकीय याम्योत्तर हो गई, अंदर वाली भौगोलिक याम्योत्तर हो गई। भौगोलिक याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर के बीच वाले कोण को ही तो कहते हैं दिक्पात कोण। तो क्या हो गया, ये अल्फा हो गया। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच वाले कोण को कहते हैं दिक्पात कोण, अल्फा हो गया से। यहां पर ये आपका क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है। इस चुंबकीय याम्योत्तर में ये हो गई आपकी नीडल, ठीक है, ये चुंबकीय सुई हो गई। ये चुंबकीय सुई आपकी हो गई, इसकी दिशा, चुंबकीय सुई की दिशा इधर रहेगी, वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। इसको बीई दिखा देते हैं, बीई मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है, बीई, बीई मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय सुई इतना झुकी है, इसका मतलब कहां से क्षैतिज, ये देखो झुका, भले ये झुका नहीं, ये क्षैतिज है, ये क्योंकि दोनों समांतर ऐसे है ना, ये तो दिखाया गया है झुका है, ये झुका नहीं, ये बराबर लेवल पे है, ठीक है। तो यह जो कोण आपका है, ये क्षैतिज से चुंबकीय सुई के झुकाव को दिखाता है। इसी को तो हम कहते हैं नति कोण या नमन कोण। ये क्या है, नति कोण या नमन कोण है, ये जो चुंबकीय सुई के क्षैतिज से झुकाव को दिखाता है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के झुकाव को दिखाता है क्षैतिज से। तो ये थीटा आपका हो गया थोड़ा नमन कोण। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र बीई हमारा है, तो इस बीई के दो घटक हो सकते हैं। एक घटक इधर होगा क्षैतिज में, इसको हम कहेंगे बीई कॉस थीटा, थीटा नति कोण है। और दूसरा घटक हो जाएगा नीचे, इसको हम कहेंगे बीई साइन थीटा। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक हो गए, एक हो गया बीई कॉस थीटा, दूसरा हो गया बीई साइन थीटा। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है, यह कम महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इसकी दिशा नीचे की तरफ रहेगी या ऊपर की तरफ रहेगी। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है, इसकी दिशा जो होती है वो हमेशा पृथ्वी तल के समांतर रहती है, समांतर रहेगी। और समांतर अगर रहेगी पृथ्वी तल के, तो सारी घटनाएं जो पृथ्वी तल पर घटित होगी, अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि अगर हम दौड़ रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को ही तो काट रहे हैं। मैं दौड़ रहा हूं अगर, तो इसका मतलब पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, चुंबकीय क्षेत्र तो मान ली है ही है, उसके दो भाग बांट लेंगे, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। तो हम क्षैतिज घटक को काटते हुए जा रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक गति करता है, तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो तीन जो अवयव है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित, तीन अवयव है, उसमें एक है दिक्पात का कोण, दूसरा है नति कोण या नमन कोण, और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। उसका नाम ही है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, उसको हम दिखाते हैं बीई कॉस थीटा से। ऊर्ध्वाधर बात नहीं करते, ठीक है। दोनों को ऐड कर सकते हैं, अर्थात इसको बी एच कर लीजिए, बी एच इक्वल टू होता है बी कॉस थीटा,
और ये ऊर्ध्वाधर घटक है, बी भी कर लीजिए। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। इसका वर्क करेंगे आप तो हो जाएगा बी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वर्क करेंगे तो बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐड करेंगे यही तो आएगा। तो बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों के वर्ग को अगर जोड़ करके वर्गमूल निकाल लिया जाए तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यहां पर प्राप्त हो सकता है। और अगर दोनों घटक पता है हमको, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बी वी इक्वल टू होता है बी साइन थीटा, बी एच इक्वल टू होता है बी कॉस थीटा, डिवाइड कर देंगे तो बी साइन थीटा बटे बी कॉस थीटा, तो बी से बी कट जाएगा, आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी वी बटे बी एच, अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक बटे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, या नति कोण निकालना है तो थीटा बराबर tan इनवर्स बी वी अपान बी एच। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नति कोण या नमन कोण का मान यहां से भी निकाला जा सकता है। अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दोनों घटक पता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, तो आप इस फार्मूले का उपयोग करके नति कोण या नमन कोण का मान निकाल सकते हैं। तो ये इस चैप्टर में है, और इस चैप्टर में जो भी है वो सब कट गया है, केवल दो ही पार्ट इसमें है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और तुल्यांकी धारावाही परिणालिका और छड़ चुंबक में समानता, ये दो ही इस पार्ट में है और ये आपको बता दिया गया है। इसमें देखिए लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा तो वही तुल्यांकी धारावाही परिणालिका और छड़ चुंबक में समानता जो आपको बताया, सिद्ध करवाया था हमने, वो आप सीख सकते हैं। बाकी कोई परिभाषा इसमें आ सकता है, बस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रमाण पूछ सकता है, पृथ्वी में चुंबकत्व का प्रमाण, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक है तीनों, इन तीनों घटकों की परिभाषा आपको याद रखनी है। इस पर न्यूमेरिकल भी होंगे तो आप देख लीजिएगा, एक एक लाइन न्यूमेरिकल है, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, उसको भी लगा लीजिएगा। न्यूमेरिकल भी इसका पूछा जाता है छोटा छोटा है, एक ही नंबर में आएगा, लेकिन वो पूछा जाता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जो दिक्कत बताइएगा, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे बाद में।